नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। समाज पर एक कलंक है बच्चों की खरीद पर दैनिक भास्कर। चुनाव सुधारों से इनकार दैनिक जागरण। प्रभावी प्रदर्शन के लिए जरूरी नहीं मजबूत केंद्रीय शासन। बिजनेस स्टैंडर्ड। कानून में कहर बरपाती आवाजें जनसत्ता। नए युद्ध की आशंका हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। समाज पर एक कलंक है बच्चों की खरीद फरोख्त दैनिक भास्कर। सीबीआई ने बच्चे बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मारे गए 7 छापों में 2 और 15 दिन पहले जन्मे बच्चे भी मिले। यह देशव्यापी गिरोह एक बच्चे की बिक्री पर 4 से 8 लाख रुपए लेता था। बच्चों को हासिल करने के 4 स्रोत हैं। बिना ब्याह के पैदा हुए बच्चे जो लोक लाज के कारण त्याग दिए जाते हैं, अस्पताल से चोरी हुए बच्चे, किराए पर कोख देकर और गरीब दंपतियों द्वारा पैसे के लिए बेचे जाने वाले बच्चे। इनके खरीदार निसंतान दंपति होते हैं जिनसे संपर्क का तरीका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है। यह गैंग जन्म और माँ बाप के फर्जी कागजात भी बनवा देता था। पहले तीन स्रोतों के लिए तो कानून है, लेकिन चौथा स्रोत यानी गरीब समाज के मुंह पर तमाचा है। गरीब दंपति ऐसे बच्चे जनते हैं जो कोख से ही कुपोषित होते हैं और अगर दुनिया में आकर जीवित रहे तो भी उचित भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित होते हैं। अगर आर्थिक रूप से सक्षम दंपति उन्हें ग्रहण करते हैं तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन इसका खतरा यह है कि गरीब दंपति शिशुओं कर या बाल मजदूरी में लगाकर आय का स्रोत बना सकते हैं। क्या सरकार 2 बच्चों तक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का जिम्मा लेकर इस समस्या को खत्म नहीं कर सकती? चुनाव सुधारों से इनकार दैनिक जागरण। शिवकांत शर्मा लेखक, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं। अमेरिका के विनोद प्रिय लेखक और अभिनेता रॉडनी डेजरफील्ड ने एक समय कहा था कि 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति जुझारू और आशावान होता है। वह दुनिया बदलना चाहता है। 70 का होने पर वह बदलना तो चाहता है, पर जान जाता है कि बदल नहीं सकता। भारत पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है। भारतीय गणतंत्र की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, सुधार करना कठिन होता जा रहा है। चुनाव सुधारों पर आगे बढ़ने की जगह पीछे हटने की बातें होने लगी हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार की बात तो छोड़िए, बढ़ती चुनावी हिंसा, धांधली और चुनाव की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए जिस ईवीएम का विकास किया गया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मशीनों से मतपत्रीय मतदान की बहुत सी समस्याएं हल हुई थी, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय से मतपत्रों पर लौटने की अपील की जा रही है। चुनाव को लेकर सबसे बड़ी समस्या प्रचार खर्च और उसके लिए आवश्यक चंदे की है, जिसके समाधान के लिए आजादी के पहले से ही मंथन होता आ रहा है। गांधी ने कभी कहा था कि भारत जैसे गरीब देश में यदि उम्मीदवार अपने चुनाव में 60,000 से 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कैसा घोर अन्याय होगा। गांधी जी की चिंता उनके साथ चली गई। उनके बाद सार्वजनिक जीवन में फैलते भ्रष्टाचार को चिंतित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने गांधीवादी के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया कि सभी दलों को हर स्रोत से मिले चंदे और उसके खर्च का पूरा हिसाब रखना और उसका ब्यौरा ऑडिट के साथ हर साल देना चाहिए। चुनावी बॉन्डों पर विवाद की पृष्ठभूमि में संथानम समिति की वह सिफारिश और भी प्रासंगिक हो जाती है। चुनाव प्रचार में होने वाला औसत खर्च विधानसभा के लिए 20 करोड़ और संसदीय चुनाव के लिए 50 करोड़ तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख और लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख की अधिकतम सीमा तय की है, जो हास्यास्पद रूप से कम है। इससे चुनाव आयोग भी अवगत है, पर वह प्रचार खर्च की सीमा दलों की सलाह से ही तय करता है। दल चाहें तो इसे बढ़वाकर वास्तविकता के करीब ला सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। वे न तो प्रचार खर्च का पूरा हिसाब देना चाहते हैं और न अपने चंदे के सभी स्रोतों का। प्रचार का ज्यादातर खर्च नकद होता है और जो आमतौर पर काला पैसा होता है। चुनाव प्रेक्षकों का मानना है कि भारत के आम चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी अधिक खर्चीले हो चुके हैं, जिनका खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया है। भारत में आम चुनाव विज्ञापनों, जलसे जुलूसों और पोस्टरबाजी की होड़ के अलावा वोट खरीदने के लिए बांटे जाने वाले उपहारों और नकदी की वजह से खर्चीले हो रहे हैं। लोग पैसा लेकर वोट भले अपनी मर्जी से देते हों, पर वे भूल जाते हैं कि उन्हें मिलने वाला पैसा पार्टियों का ठेका और नियमों में मिलने वाली रियायत की आशा से दिया जाता है। साफ है कि वोट के लिए मिलने वाला मामूली पैसा मतदाता को बहुत महंगा पड़ता है। वह सार्वजनिक भ्रष्टाचार की जड़ है। इंदिरा गांधी सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं को विदेशी जासूसी संस्थाओं और दूतावासों से मिलने वाले चंदे को लेकर इतनी चिंतित हुई थी कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग से जानकारी करा डाली। जांच की रिपोर्ट दबा दी गई क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सोवियत संघ से चंदा लिया था। उसके बाद पिछली सदी के 9वीं दशक में उनकी सरकार पर अनाज, तेल और रक्षा सौदों के जरिए
चंदा उगाहने के आरोप लगे। इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक सुधार संघ नामक संस्था ने चुनावी बॉन्ड का सुझाव दिया, जिस पर वर्षों के विचार के बाद 2017 में कानून बना। लोकतांत्रिक सुधार संघ ने कानून का मसौदा देखते ही उसका घोर विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मसौदे के इन 4 प्रावधानों पर आपत्ति थी कि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे गए, दान की सीमा हटा दी गई, कंपनियां ट्रस्ट बनाकर बॉन्ड खरीद सकती थीं और बॉन्ड पर नाम न होने की वजह से उनका विनिमय भी हो सकता था। इन्हीं 4 दोषों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड वाले कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया। आखिर इस फैसले के बाद शोर मचाने वाले विपक्ष और मीडिया ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई जब उक्त कानून संसद में पेश किया गया था। लगभग 6 साल चली चुनावी बॉन्ड योजना का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गोपनीयता और सीमा रहित दान जैसे प्रावधान होते हुए भी चुनावी बॉन्ड से मिला लगभग 16.5 हजार करोड़ रुपए का चंदा आम चुनाव में खर्च होने वाले 1 लाख करोड़ का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चुनावी बॉन्डों के बावजूद चंदे की बड़ी रकम नकद या दूसरे माध्यमों से आती रही है। देने वाले कॉरपोरेट, विदेशी अपराधी कोई भी हो सकते हैं। पार्टियों को केवल 20,000 से अधिक चंदा देने वालों का रिकॉर्ड रखना और हर साल टैक्स रिटर्न भरना होता है। चंदा देने वालों को तो टैक्स छूट मिलती है, पर पार्टियों को चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पार्टियां हर साल टैक्स रिटर्न भरने में भी आनाकानी करती हैं, जिसे लेकर विवाद होते हैं। भारत में राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना आसान नहीं है। कॉरपोरेट चंदा बंद कर दलों को सरकारी पैसे से चलाने की बातें व्यवहारिक नहीं, क्योंकि राजनीतिक कड़वाहट और अविश्वास को देखते हुए सरकारी पैसे के बंटवारे पर विवाद होगा। सरकारी अनुदान मिलने पर भी दल अब यदि अपने प्रचार में काला पैसा खपाएंगे तो उसे कैसे रोकेंगे। दलों को उनके जनसमर्थन के आधार पर कुछ सरकारी अनुदान देने और बदले में नकद लेन-देन पर पाबंदी लगाने और पारदर्शिता के नियम सख्ती से लागू करने से कुछ फर्क पड़ सकता है। अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों में इसी तरह की मिश्रित व्यवस्था है। कोई राजनीतिक सुधार जनता की सहमति और सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। जॉर्ज बर्नशाw ने ठीक ही कहा है कि लोकतंत्र वह साधन है जो सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर शासक न मिले जिसके हम लायक हैं। प्रभावी प्रदर्शन के लिए जरूरी नहीं मजबूत केंद्रीय शासन। बिजनेस स्टैंडर्ड। नौशाद फोर्ब्स। लेखक फोर्ब्स मार्शल के को चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस समाचार पत्र के अंग्रेजी संस्करण के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित आर जगन्नाथ के विचारोत्तेजक आलेख डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड बोथ ने कुछ अहम मुद्दों को उठाया। उनका यह कहना सही है कि विभिन्न देशों की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी देश सभी तरह से दूसरे देश जैसा नहीं होता है। इसके बाद वह सीधे तौर पर जोर देकर कहते हैं कि अधिनायकवादी देशों में कामकाज ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है। वह कहते हैं कोई देश जो तेजी से बड़े बदलाव चाहता है उसके लोकतांत्रिक होने की संभावना कम होती है, क्योंकि बड़े बदलावों के लिए केंद्रीकृत सत्ता की जरूरत होती है। एक और तरीका है, जैसा कि कई लोगों ने कहा भी है, कि पिछले दिनों द फाइनेंशियल टाइम्स में मार्टिन वुल्फ का लेख तानाशाही और प्रदर्शन में कोई संबंध नहीं है। अगर एक नेता ली कुआन यू जैसा निकलता है जिन्होंने आधुनिक सिंगापुर बनाया, तो उसके साथ ही कई माओ, स्टालिन, पोल पोत और चावेज भी होते हैं जो अपने देश के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। लोकतांत्रिक देश अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अक्षम लोगों को मतदान के जरिए हटाने का विकल्प बेहतर प्रदर्शन ला सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कैसा बदलाव लाया जा रहा है। बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को कम श्रम और जोखिम के साथ संचालित किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है रोजगार। हमें हर वर्ष लाखों की तादाद में अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार की आवश्यकता है। हमारी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में कई चीजें होनी चाहिए। सन 1991 के बाद से सरकारों की व्यापक आर्थिक नीति वृद्धि को मजबूत बनाने की रही है, परंतु सालाना अच्छी गुणवत्ता वाले लाखों रोजगार तैयार करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। सरकार को दीर्घकालिक श्रम सुधारों के साथ अधिक लोगों को काम पर रखने की बाधा दूर करनी चाहिए और मुक्त व्यापार समझौतों के साथ श्रम आधारित क्षेत्रों, मसलन कपड़ा और जूता चप्पल के क्षेत्र में बाजार पहुंच बनानी चाहिए। यह भी पर्याप्त नहीं है। भारतीय उद्यमियों में इस मानसिकता का अभाव है कि श्रम गहन विनिर्माण अच्छा कारोबार है। आखिर इस बात को इसके अलावा कैसे समझा जाए कि भारत में एक बड़े परिधान संयंत्र में 3,000 से 5,000 लोग काम करते हैं, जबकि वहीं बांग्लादेश में ऐसे ही कारखाने में 30,000 से 50,000 लोग काम करते हैं। मानसिकता में
बदलाव में लगातार वर्षों तक मनुहार मॉडलिंग प्रोत्साहित करना शामिल है। ऐसा आदेश देकर नहीं किया जा सकता। दर्जनों उद्यमी सही दिशा में बढ़ते हैं और फिर सैकड़ों और उसके बाद हजारों उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा कैसे होता है? सन 1991 के बाद के अपने अनुभव की बात करते हैं। सबसे अहम तत्व था राज्य का पीछे हटना। हमने उन नियमों को खत्म कर दिया जो उद्योग की शुरुआत उन्हें शुरू करने की जगह उत्पादन की सीमा, कीमत, आयात की सीमा, संबंधित तकनीक के लाइसेंस की जरूरत के निर्धारण आदि को तय करते थे। यह सब वे अफसर तय करते थे जिन्हें कोई औद्योगिक ज्ञान नहीं होता है। इन बातों ने 3 दशक तक भारत को पिछड़ा बनाए रखा। इन नियंत्रणों को हटाने के बाद ही भारत 3 दशक से दुनिया के 10 बेहतरीन प्रदर्शन वाले देशों में बना हुआ है। अनुमान कहते हैं कि अगले 3 दशक तक ऐसा जारी रहेगा। नियंत्रण शिथिल होने से भारत की उद्यमिता उभरी है। बीते वर्षों के दौरान मैंने बिजनेस इंडिया की देश की 100 शीर्ष कंपनियों की सूची की तुलना की। आश्चर्य की बात यह है कि 1991 तक के 10 सालों में लगभग एक जैसी सूची सामने आई। 1991 के बाद के 10 सालों में सूची में आधी कंपनियां नई 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 थी। औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, होटल और ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुएं सामने आए, जबकि जींस उत्पादक पीछे हट गए। करीब सन 2000 के बाद से कुछ पुराने जींस समूह वापस प्रमुखता से उभरे। नए उद्यमियों के प्रवेश की गति धीमी पड़ी जो अब तक जारी है। जिस समय भारतीय बाजार सबसे तेज गति से विकसित हो रहे थे, उसी समय वहां नए उद्यमियों का उभार कमजोर पड़ रहा था। ऐसा क्यों? एन एन क्रूगर अपने परिचय पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द रेंट सीकिंग सोसाइटी में कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी प्रतिबंध से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जहां प्रवेश की सीमा तय हो सकती है। संरक्षणवाद देखने को मिल सकता है और या परिचालन लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तब लोग कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से ये सुविधा पाना चाहते हैं। क्या 1991 से 2000 के दौर में इस प्रवृत्ति में कमी आई है? दरअसल ऐसे लाभ राजनीतिक संपर्कों पर निर्भर करते हैं। यह स्थिति पुराने उद्यमियों को लाभ पहुंचाती है और नए लोगों का प्रवेश रोकती है। विजय केलकर और अजय शाह की पुस्तक इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक के अंतिम पृष्ठ में कहा गया है कि निजी क्षेत्र को अधिकारियों की मनमानी शक्ति से डर लगता है और वे बोलते भी नहीं। कोई आवाज नहीं मिलती लेकिन निवेश में कमी आती है। यह घटा हुआ निवेश उद्यमिता में कमी के रूप में सामने आता है और अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण के कम होने के साथ ही संस्थाओं की स्वायत्तता बढ़ी है। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य संस्थान इसके उदाहरण है। ये भी अल्पमत या गठबंधन की सरकारों के प्रति कम कृतज्ञ है। इसकी वजह कमजोरी हो या बुद्धिमत्ता, लेकिन स्वतंत्रता पर इसका असर समान रहा। सरकार के पास अपने कदम पीछे लेने की और अधिक गुंजाइश बरकरार है और यह बात हमें कई अ, ई- अ, यह बात हमें विकसित देश बनने की राह पर ले जाती है। 1991 के बाद के सुधार मोटे तौर पर केंद्र सरकार के स्तर पर हुए। केंद्र सरकार के दायरे में भी सुधार वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तक सीमित रहे। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गृह, कृषि तथा अन्य मंत्रालयों में भी काफी सुधार होने की गुंजाइश मौजूद है। किसी सरकार का आकलन उसकी कमजोरी या मजबूती के आधार पर नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। जगन्नाथन अपने आलेख के अंत में कहते हैं कि क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि कई मतदाता मजबूत नेताओं को पसंद करते हैं, भले ही इसका अर्थ लोकतंत्र की कमी के रूप में हो, ताकि उसकी रोजमर्रा की दिक्कतें हल हो सके। ये ऑस्ट्रियन ब्रिटिश दार्शनिक कार्ल पॉपर का हवाला देते हैं। पॉपर की पुस्तक उन लोगों पर हमले की तरह है जो हमें इतिहास के नाम पर भारी भरकम संदेश देते हैं कि कैसे खोया हुआ यश वैभव वापस पाया जाए। यह उनका तर्क शक्ति के केंद्रीकरण का नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण का है। आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में विभाजन होना ही चाहिए। जगन्नाथन की तरह मैं भी पापा को उनकी पुस्तक दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज से उद्धृत करना चाहूंगा। अगर इस पुस्तक में मानवता के कुछ महानतम बौद्धिक नेताओं को लेकर कुछ कटु वचन बोले गए हैं तो मैं मानता हूं कि मेरा उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाने का नहीं है। यह मेरी इस धारणा से उभरा है कि अगर हमारी सभ्यता को बचाना है तो हमें महान लोगों की इज्जत करने की रवायत छोड़नी होगी। मैं पापड़ की सोच के साथ हूँ। कानों में जहर बरपाती आवाजें, कानों में कहर कहर बरपाती आवाजें। जनसत्ता
सिद्धायनी जैन। अक्सर प्रदूषण की बात करते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों की चर्चा नहीं होती है। तेज आवाज सामान्यतः किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लोग अपने मौज-मौज के लिए तेज आवाज का आनंद लेते हैं और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई जलसों में ऐसा हुआ कि तेज आवाज वाले संगीत पर नाच रहे लोग अचानक या तो गंभीर रूप से बीमार हो गए या उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने माना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है, उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती है और दिल की सक्रियता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थितियाँ किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती हैं। हो सकता है कि आनंद के अतिरेक में नाच नाच रहे व्यक्ति को पता ही न चलता हो कि जिसे वह नृत्य के कारण पैदा हुई थकान समझ रहा है, वह दरअसल शोर के कारण उत्पन्न हुई स्थिति है, जो उसके शरीर के प्राण तत्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये खतरा उन लोगों के लिए भी और बढ़ जाता है जो पहले से ही हृदय संबंधी किसी परेशानी, रक्तचाप की स्थिरता और अस्थिरता और या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। दरअसल तेज आवाज खासकर शहरी जीवन की एक ऐसी बुराई बनती जा रही है जिसका अभिशाप भुगतने के लिए हर नागरिक नागरिक बेबस है। सड़कों पर चारों ओर वाहनों की चिल्लों होती है, चूंकि सबको कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए जरा सा जाम लगते ही वाहन चालक हॉर्न बजाने लगते हैं। बाहर के शोर से बचने के लिए लोग अक्सर अपनी गाड़ी के शीशे चढ़वाकर सामान से अधिक आवाज में संगीत चला लेते हैं। रेलों, बसों में यात्रा करते या सड़कों पर चलते हुए युवा अपने कान पर हेडफोन लगाए रहते हैं। कई बार इन हेडफोन की आवाज इतनी तेज होती है कि पीछे से आ रही कार लगातार बजता हॉर्न भी सुनाई नहीं देता। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आवाज उसके कान में जा रही नहीं जा, में जा रही होगी। उसकी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कितनी होगी? कई शोधों से पता चला है कि लोगों में लगातार बढ़ रहे चिड़चिड़ेपन और सड़कों पर वाहन चलाने में होने वाली झड़पों का कारण यह शोर ही है। हमारे आसपास बढ़ता और लगातार लगातार मतलब हमारे आसपास बढ़ता शोर लगातार खतरे के कारण बन रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपने आनंद को उन्माद की में बदलने की जिद के आगे कुछ समझने को तैयार नहीं है। मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक मनुष्य एक सामान्य मनुष्य को 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज सुनाई दे सकती जाती है। डेसिबल आवाज के स्तर को नापने की इकाई है। सामान्य तौर पर 30 डेसिबल से अधिक की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब जब 120 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है। समारोह में चलने वाले डीजे अक्सर 120 से 130 डेसिबल तक शोर पैदा करते हैं। तो धार्मिक जुलूसों, बारातों में, सड़कों पर बजने वाले डीजे कई बार इस स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं। सड़क किनारे बने मकानों के लिए निवासी कई बार इस शोर के कारण अपने मकान के खिड़की के दरवाजों में कंपन महसूस करते हैं। इन दिनों चुनाव की गहमा-गहमी है। रेलवे और चुनाव के दौर में इस तरह का शोर और बढ़ जाएगा और प्रचार के लिए किराए के लिए वाहन लगातार गली-गली में ऊंची आवाज प्रचार करते हुए निकलेंगे। ऐसे में लोगों को मानसिक और स्वास्थ्य को मिलने वाली चुनौतियों की चिंता कौन करेगा? ध्वनि विस्तारकों के कारण होने वाले शोर के स्तर का अनुमान इसीलिए लगाया जा सकता है कि जब भी कोई कुत्ता भौंकता है तो 60 से 80 डेसिबल की आवाज उत्पन्न करता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई श्वान अगर लगातार भौंकता है तो एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। ऐसे में उसकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसके घरों में सामने कोई बारात या जुलूस निकलता है और डीजे पर ऊंची आवाज में बजने वाले गाने पर लोग देर तक नाचते रहते हैं। कुछ न्यायालयों ने सड़कों पर डीजे के शोर के संबंध में निर्णय भी दिए हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों की पालना कराने वाली एजेंसियां अपेक्षित कार्रवाई नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि लोग ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आमतौर पर शिकायत नहीं करते और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें अदालत ले जाना पुलिस के लिए भी अपना कार्यभार बढ़ाने जैसा होता है। करीब 8 वर्ष पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के खरगोन में बाकायदा मीटिंग लेकर डीजे वालों की मीटिंग लेकर उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पाबंद किया था कि किसी जुलूस, रैली, जलसे या यात्रा में 10 डेसिबल से अधिक आवाज पर डीजे नहीं चलेगा, अन्यथा दोषी को 6 माह का कारावास या दोनों हो सकते हैं। इसके करीब 2 वर्ष बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए विवाह समारोह आयोजित करने वालों
को डीजे बजने से संबंधित एक निर्देशिका जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डीजे निर्धारित मानक के स्तर पर तक ही चलाए जाए। पता नहीं इन सीखों की पालना कितनी हुई है। दुनिया भर में शोर चिंता का सबब बनता जा रहा है। यह केवल प्रदूषण नहीं बल्कि उपद्रव है, क्योंकि दूसरों की शांति को बाधित करता है। सन 2005 में स्पेन में एक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें कहा गया कि लोग अच्छी खासी रकम खर्च करके भी ध्वनि प्रदूषण से मुक्त पाना चाहते हैं। अमेरिका में आवाज के स्तर के मानक बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ प्रांतों की सरकारों और स्थानीय सरकारों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों में ऐसे कानून हैं जो ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य संगठन ने भी 85 डेसिबल से अधिक की आवाज को शोर मानते हुए ध्वनि प्रदूषण पर कई बार चिंता प्रकट की है। किसी शायर ने लिखा है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मगर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह शोर हमारे आसपास बरसता जा रहा है, सचमुच में समय शांति से जीने नहीं देता। नए युद्ध की आशंका हिंदुस्तान। अब दुनिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल तो पहले से ही आक्रामकताओं की सीमाएं लांघता आ रहा है, और अब उसके मुकाबले में ईरान ने भी अब उतनी ही आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली। विशेषज्ञों की माने तो ईरान किसी भी वक्त इजराइल के किसी ठिकाने को निशाना बना सकता है। इधर इजराइल भी जवाब देने के लिए पूरी तरह चौकस मुद्रा में है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि एक दिन के ही अंदर ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री यह समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मध्य पूर्व में तनाव की वृद्धि किसी के हित में नहीं है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि अमेरिका कमजोर दिख रहा है। उसका ईरान के साथ वर्षों से तनाव है और सीधे ईरान को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उन देशों की नेताओं की मदद ले रहा है जो ईरान पर खासा प्रभाव रखते हैं। यहाँ अमेरिका को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई। इजराइल की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन उसकी बेलगाम आक्रामकता का बचाव कैसे किया जाए। गाजा को तबाह करने के बावजूद इजराइल संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है। फिलिस्तीन पर बम बरसाते 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी भले ही उसने न ली, पर ईरान के संदेह को करने के लिए उसने कुछ खास नहीं किया है। ईरान 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहरा रहा है, जिससे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सदस्य माने गए थे। ईरान का दबाव है कि वह अपने लोगों की मौत का बदला ले, और अगर ऐसा है तो अरब दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। यह युद्ध का विस्तार हो जाएगा। यह दुनिया के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इजराइल भी गाजा के अलावा अन्य जगहों पर भी जंग के लिए तैयार है, और उससे भी दुखद यह है कि अमेरिका किसी भी सूरत में इजराइल की सुरक्षा में समझौता करने को तैयार नहीं होगा। यह भी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि अमेरिका ने इजराइल में अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। किसी नए मोर्चे पर अगर युद्ध भड़कता है तो उसका व्यापक असर होगा। मिसाल के लिए इजरायली सरकार ने घोषणा की है कि श्रमिकों की कमी से निपटने और देश के निर्माण उद्योग की सहायता के लिए 6,000 से अधिक भारतीय श्रमिक अप्रैल मई के बीच इजराइल आएंगे। मतलब युद्ध को भड़कने से भारतीयों की चिंता में भी इजाफा होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारतीयों को अनावश्यक रूप से तनाव का सामना करना पड़ता। युद्ध और युद्ध क्षेत्र से भारत का न्यूनतम संबंध रहे तो वही अच्छा। भारत अक्सर आक्रामक देशों को समझता रहा है कि युद्ध किसी के हित में नहीं, पर जाहिर है दुनिया के कई देशों के लिए अमन चैन के खास मायने नहीं है। जहां इजराइल की तारीफ संभव नहीं, वहीं ईरान की भी बेप्रशंसा नहीं हो सकती है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे निर्मल खुरखार आतंकी के पक्ष में ईरान का होना बहुत दुखद और शर्मनाक है। सभ्य दुनिया में अपनी मांग रखने और उसके लिए संघर्ष करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। इसलिए सीधे आतंकवादियों की मदद की अमानवीय परिपाटी उन सभी देशों को छोड़नी होगी जो दुनिया में वाकई अमन चैन चाहते हैं। धन्यवाद।